Hello students, welcome to the ASM classes and now we have come to the next class of the mathematics of 12th class। तो चलिए इस क्लास में हम शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की, एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है संबंध और फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। और इस चैप्टर के, इस अध्याय के शुरू करने की वजह जो रही है वो ये है कि मैं जब जब स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई इस चैप्टर में आपसे कुछ आता है, तो तुरंत आंसर मिलता है कि बिल्कुल नहीं आता इस चैप्टर में हमसे। इस चैप्टर में हम नील बटा सन्नाटा हैं। तो इसलिए मुझे ये क्लास लानी पड़ी है और इस क्लास को हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर आपसे कुछ भी नहीं आता है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है, तो जब आप ये क्लास कंप्लीट देखोगे तो उस टाइम अपने अंदर से फील करोगे भाई कुछ ना कुछ तो सीखा है हमने यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो आया है हमसे यहाँ पर। तो इसलिए इस क्लास का एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होने वाला है, हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है संबंध, जिसे इंग्लिश में मैंने बताया क्या कहते हैं, रिलेशन। ठीक, तो इस रिलेशन को, इस संबंध को पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ना पड़ेगा, दो पॉइंटों को पढ़ना पड़ेगा। पहला जो पॉइंट है वो क्रमित युग्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। तो आज के बाद, मतलब अब के बाद, मैं क्रमित युग्म कम बोलूंगा, ऑर्डर्ड पेयर ज्यादा बोलूंगा। तो आपको समझ जाना होगा वहां पर कि अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा हूं तो समझो क्रमित युग्म कह रहा हूं। और दूसरा पॉइंट हमारा जो होने वाला है वो होगा कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या होगा वो बाद में पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर ए, क्या, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका यूज होने वाला है संबंध में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि उसका यूज होने वाला है संबंध में। तो संबंध पढ़ने से पहले हमें इन दो टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। तो क्रमित युग्म क्या होता है, देखिए, दो अवयवों का एक युग्म, मतलब दो एलिमेंट्स का एक जोड़ा, दो अवयवों का एक जोड़ा जो एक निश्चित क्रम में लिखा हो, जो एक निश्चित क्रम में लिखा हो, मतलब उसका कोई ना कोई क्रम हो, ऐसे ही उल्टा सीधा ना लिख दिया हो, कोई ना कोई एक क्रम हो, क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। कहने का मतलब, अगर मैं एग्जांपल आपको दूंगा तो कैसे दूंगा, अगर मैंने यहां पर लिखा 2,4, ये लिखा, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाएगा, क्रमित जोड़ा कहलाएगा। ठीक, क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों जो लिखे हुए हैं कोई ना कोई रिलेशन से लिखे हुए हैं। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि इसका दुगना करूंगा तो ये आएगा। ठीक, अब निश्चित क्रम में लिखे हुए हैं, कहने का मतलब ऐसा नहीं कर सकता हूं इस दो को पीछे लिख दूं, इस दो 4 को आगे लिख दूं, ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी युग्म अगर लिखा हुआ होता है वो कोई ना कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ होता है। हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर 2,4 2,3 लिख दो, तो इसे हम लिख देंगे क्या, 3,2। तो यहाँ पर क्या कंडीशन कि भाई साहब एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ होता है, उस क्रम को चेंज नहीं कर सकते। अगर ये लिखा हुआ है तो 2,3 ही रहने देंगे, इसे हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 को पहले लिख दो और 2 को बाद में लिख दो, ऐसा नहीं। निश्चित क्रम का मतलब जो क्रम है वो फिक्स है, उसमें हेर फेर बदल नहीं कर सकते हो। ओके, तो जितने भी एलिमेंट्स पेयर के जोड़े के रूप में लिखे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, क्रमित युग्म कहलाएंगे, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। इतनी बात समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अगर मैंने 1,1 भी लिखा तो वो भी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो भी हमारा क्या होगा, क्रमित युग्म होगा, वो भी क्या होगा, हमारा क्रमिक जोड़ा होगा। ओके, इतनी बात आप समझ गए कि क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म मतलब दो एलिमेंटों का जोड़ा, दो एलिमेंटों का युग्म। ओके, वो ब्रैकेट में लिखे हुए होंगे। ठीक, अगर जहां पर भी मुझे ये दिखाई देंगे इन्हें मैं बोल दूंगा ऑर्डर्ड पेयर, मतलब क्रमित युग्म। समझ गए, इतनी बात समझे नहीं समझे, वेरी गुड। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा जो हेडिंग आता है वो आता है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैंने बताया था दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, संबंध को समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्तीय गुणन। तो यहां पर आता है हमारा पॉइंट कार्तीय गुणन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब मैं आपको बताऊं
आपने फर्स्ट ईयर मतलब 11th में आप पढ़ के आए हो समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है। अगर नहीं भी पढ़ के आए हो तो देखिए समुच्चय को बोलते हैं सेट और उप समुच्चय को बोलते हैं सबसेट। सबसेट से कोई काम नहीं है, हमें सेट से काम है। तो यहाँ पर दो सेट ले लेता हूँ। सेट मतलब जिनमें कुछ एलिमेंट लिखे हुए हों। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 ये 3 एलिमेंट ले लिए एक सेट में, और सेट कौन सा है वो ए। अगला सेट बी, बी में कितने एलिमेंट ले लिए, चलिए अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, 4 5 6 7। ठीक, ए सेट में 3 एलिमेंट, बी सेट में 4 एलिमेंट ले लिए, अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। तो आपको निकालना है इनका कार्तीय गुणन, मतलब दो सेटों का कार्तीय गुणन निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे दर्शाएंगे ए क्रॉस बी से, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, कार्तीय गुणन हो गया। आगे भी इन्हें ऐसे लिखिए, जो आगे है उसे आगे लिखेंगे, जो पीछे है मतलब वी पीछे होगा तो उसे पीछे लिखेंगे, 1 2 3। और उसके बाद क्रॉस यहाँ पर क्या आएगा 4 5 6 7। ओके, अब इनकी मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका ऐसा नहीं है 1 की गुणा 4 से गई 4 गुणा 4, 2 की गुणा 5 से कर दी तो 5 दूनी 10, ऐसा नहीं है। गुणा का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 को 4 के साथ लिखना है 1 4, 1 को 5 के साथ लिखना है 1 5, 1 को 6 के साथ लिखना है 1 6, 1 को 7 के साथ लिखना है 1 7। ओके, 1 का कंप्लीट हो गया सबके साथ। अब आइए 2 को सबके साथ लिखिए, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7। फिर उसके बाद 3 को लिखिए सबके साथ, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7। ठीक, ये हमने लिख दिया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। दो सेटों का कार्तीय गुणन क्या होगा, ये होगा। जो सेट आगे है उसे आगे लिखेंगे, जो सेट पीछे है उसे पीछे लिखेंगे। कभी भी अगर मैं यहाँ पर बी क्रॉस ए करूं, मतलब बी को इधर लिखूं और ए को इधर लिखूं, तो क्या होगा, जस्ट उल्टे हो जाएंगे। ये 4 आगे आ जाएगा, 1 कहाँ पहुंच जाएगा, पीछे पहुंच जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। कभी सोचो कि बी क्रॉस ए कर दो या ए क्रॉस बी कर दो, तो वैसे के वैसे दिखेंगे जैसे पहले मल्टीप्लाई की थी, तो ऐसा नहीं है। तो ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकते। अब बात आती है, देखिए ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं दो दो एलिमेंटों के पेयर में लिखे हुए हैं। ठीक है, दो दो एलिमेंटों के पेयर में लिखे हुए हैं। तो अब ये सारे के सारे क्या हो गए, जोड़े हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए, युग्म हो गए। अगर आपसे पूछता है कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्टों में युग्मों की संख्या कितनी होती है, क्या तो आपने क्या करना है, जो सेट आपने लिए हैं उसमें संख्या देखिए 1 2 3, कितनी 3 है। इसमें संख्या देखिए कितनी है 4, तो यहां पर लिख देंगे कार्तीय गुणन में जोड़ों की संख्या बराबर कितनी होगी, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कितने हो गई 12। अब देखो 12 ये के जोड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गई। तो कई बार एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट में 4 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में 5 एलिमेंट हैं, तो कार्तीय गुणन में जोड़े की संख्या कितनी होगी, तो इनकी गुणा कर दो आपस में, कितना हो गया 20। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। ठीक है, देखिए अब हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। पहला पॉइंट क्या था, ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, मतलब क्रमित युग्म किसे कहते हैं, और दूसरा पॉइंट था कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। अब जब 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं तो अब मैंने अगला पॉइंट बताया था, उसके बाद पढ़ना हमने संबंध। संबंध हमारा हेडिंग लिखा हुआ है, रिलेशन किसे कहते हैं। अब रिलेशन को समझने के लिए हमें 2 सेट लेने पड़ेंगे। पहला सेट मैंने क्या लिया, ए लिया, और इसमें मैंने 3 एलिमेंट रख दिए, 3 अवयव रख दिए, कौन कौन से 1 2 3। एक सेट बी लिया, इसमें मैंने 4 एलिमेंट रख देता हूँ, चलिए 1 2 3
3,4। ठीक, अब संबंध बताने के लिए, दो सेटों में संबंध बताने के लिए, दो एलिमेंटों में संबंध बताने के लिए हमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत होती है, कार्तीय गुणन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले इनका कार्तीय गुणन कीजिए। चलिए, कार्तीय गुणन कर लिया मैंने, ए क्रॉस बी। इसे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 1,2,3, फिर क्रॉस इसे लिखूंगा 1,2,3,4। ठीक, अब मैं आपसे बताऊं, इनकी गुणा करने के बाद क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। चलिए लिखिए, अब मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 1,1 आएगा, इसकी हिस्सा हो गई, 1,2 आएगा, और फिर इसी प्रकार देखिए, देखिए ये हमारे पेयर आ चुके हैं, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया है। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर कितने आए हैं, तो आपने कहना पड़ेगा सर इसके एलिमेंटों की गुणा इससे कर दीजिए, मतलब इसमें कितने 3 है, इसमें कितने 4 हैं, तो 4 तिया 12। ये पेयर कितने होंगे, 12 होंगे, चाहे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हो गए। अब मैं तुम्हें संबंध की परिभाषा बताता हूँ। अब इसकी परिभाषा, क्रमित युग्म के अंदर जो दो एलिमेंट लिखे हुए होते हैं, वो एलिमेंट जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं, वो क्या कहला रहा है, संबंध। आप समझ गए होंगे कि संबंध किस किस के बीच में होता है। क्रमित युग्म के अंदर जो दो एलिमेंट लिखे जाते हैं, उन दो एलिमेंटों के बीच में होता है संबंध। संबंध किसे कहेंगे, कि उन वो दो एलिमेंट जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे कंडीशन बताता हूँ, ये तो हमारा ए क्रॉस वी आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। और हमेशा जो रिलेशन निकलता है, जो संबंध आते हैं सारे के सारे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से लिखे जाते हैं। जितने भी संबंध आएंगे, इन दोनों सेटों के जो भी संबंध लिखे जाएंगे, वो क्या होंगे, वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही लिखे जाएंगे। इतनी बात समझ गए। तो अब संबंध निकालने के लिए इतना तो आपको पता लग गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, समझ गए। अब मैं एक कंडीशन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये कंडीशन दी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक संबंध लिखिए। उस संबंध में देखिए कितने पेयर आएंगे। तो यहां पर ये संबंध तो बाद में लिखूंगा, लेकिन पहले आप इस चीज से घबरा रहे होगे, ये एक्स और वाई कहां से लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये सेट हमारा ए इधर लिख देता हूं, ये सेट बी जो है मैं इधर लिख देता हूं। सेट ए ये आ गया, सेट बी ये आ गया। सेट ए में कितने था, 1 2 3, सेट बी में 1 2 3 4। तो आज के बाद ये बात याद रखना कि जो सेट ए होता है उसके सभी एलिमेंट्स को बोला जाता है स्मॉल एक्स, सेट बी जो होता है उसके सभी एलिमेंट्स को बोला जाता है वाई। समझ गए। आज के बाद भूलना मत, सेट ए के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, एक्स, सेट बी के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, वाई। अब आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि जितने भी आगे लिखे हुए हैं, ये जितने भी आगे लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एक्स। अब जितने भी पीछे लिखे हुए हैं, वो कहां से बिलोंग करेंगे, वो करेंगे सेट बी से। पता लग गया। बाई अगर बोलता हूं तो वो कहां से लिए जाएंगे, सेट बी से। एक्स बोलता हूं वो कहां से लिए जाएंगे, ए से। जो पेयर में आगे लिखा हुआ होगा वो एक्स होगा, जो पेयर में पीछे लिखा हुआ होगा वो बाई होगा। समझ में आई इतनी कंडीशन। अब चलिए मैं एक्स उठा लेता हूं, ये चलिए उठा लिया मैंने, एक्स का मान 1 उठाया। अब देखते हैं ये किससे जुड़ा हुआ है, बाई में किससे जुड़ा हुआ है, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो एक्स लिया है आपने यहां पर रख दो, 1 + 1 कितना हो गया, वाई बराबर कितना आ गया, 2, 2 रख दो। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पेयर आ गया यहां से उठ के, कौन सा वाला पेयर है, 1,2। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आ गया, तो इसका मतलब इन दोनों में एक रिलेशन है, कौन सा वाला, ये वाला। ओके, और देखते हैं क्या क्या। 1 आ गया, 2 उठाइए, एक्स का मान 2 उठा लिया। अब 2 देखते हैं कि ये बाई के किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब सेट बी के किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर 2 रखिए, ये एक्स का मान है, यहाँ पर 2 रखिए, 3 आ गया, 3।
इसका मतलब इस संबंध में, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये संबंध बना है, और इस संबंध में ये वाला पेयर आ गया। ये पेयर देखिए इसमें है या नहीं है भाई साहब, 2,3 है। फिर उसके बाद चलिए उठाइए, 3 उठा लिया। अब ये x की वैल्यू है क्योंकि सेट ए से आया हुआ है। तो अब मुझे बताएं y के किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा ये, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आपने बोलना 3 यहाँ पर रख दो, 4 हो गया, 4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक संबंध आ गया, ठीक। तो आपने क्या पढ़ा, संबंध दो सेटों के एलिमेंट्स के बीच होता है, जो कंडीशन दे रखी होती है वही संबंध है। अब जैसे एक संबंध और बताना है, कंडीशन में दे रहा हूं आपको, देखिए कंडीशन दिया y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए एक संबंध बताना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। चलिए लिखते हैं, पहले 1 को लिखिए, देखते हैं 1 किसी से जुड़ा हुआ होगा या नहीं होगा। तो अब देखता हूं भाई साहब, x का मान ये आ गया क्योंकि x का मान पहले से ले आया था, ये ले लिया, x का मान रख दिया। अब देखते हैं y का मान, ये x जो है y मतलब v सेट में किससे जुड़ा हुआ होगा, कंडीशन इधर रखिए तो 1 यहाँ पर रखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद ये भी देख लो भाई साहब, ये जो है इसमें है या नहीं है, है भाई साहब, ये है। अब उसके बाद ये एलिमेंट उठाइए 2। अब ये 2 एलिमेंट्स बी वाले सेट में कौन से एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। तो अब देखना है यहाँ पर y का एलिमेंट निकालेंगे, देखिए यहाँ पर x का यहाँ पर रख दो, 2 दूनी 4, 4 से जुड़ा हुआ है, ठीक। क्या 4 2,4 है इसमें, हाँ है। चलिए अब 3 रखिए, 3 रख दिया, ये x मैंने ये लिया। अब देखते हैं y कितना आता है, तो यहाँ पर 3 3 9 ये आता है, ठीक। क्या रिलेशन में ये होगा, आपने बोलना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं आता। ये जो है 9, कहने का मतलब 3 कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 9 से। क्या 3 9 से जुड़ा हुआ, तो इस सेट में 9 एलिमेंट है, मतलब 9वां एलिमेंट है क्या, 9 लिखा हुआ है क्या, इधर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं आएगा। ओके, कहाँ तक आएगा फिर, यहाँ तक आएगा। तो ये भी एक संबंध है, ये भी एक संबंध है। ये संबंध किस कंडीशन से आया, इस कंडीशन से। ये वाला संबंध जो आया वो इस कंडीशन से आया। ओके, तो आई थिंक, आई होप आप समझ रहे हैं कि संबंध क्या होता है। संबंध पेयर में लिखे हुए 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक x का होता है, एक y का होता है। वो 2 एलिमेंट्स जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग जुड़ा हुए हैं वही संबंध है। समझ में आई कहानी। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या संबंध होगा क्या नहीं होगा। ओके, देखिए यहाँ पर हमने लिए 2 बॉक्स, एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए में 1 2 3 4 5, सेट बी में 1 2 3 डॉट 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 30, यहाँ तक है, ठीक। अब कोई भी संबंध बताने के लिए पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, मैंने जो सिखा दिया है। तो अब आपको पता लगना चाहिए इसमें कितने एलिमेंट है, 5, इसमें कितने, 30। तो जो टोटल पेयर आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो कितने होंगे, तो आपने बोलना है दोनों सेटों के एलिमेंटों की गुणा कर दो। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 30 एलिमेंट हैं, 150 पेयर आएंगे। और 150 पेयर लिखना यहाँ पर मुनासिब नहीं है, नहीं लिखा जा सकते, बहुत टाइम हो जाएगा। तो फिर आप क्या बोलेंगे कि सर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ, आप मुझे कंडीशन दे, मैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग संबंध लिखूँगा यहाँ पर। और वो जो आएगा संबंध वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही, लेकिन आप मुझे पहले कंडीशन दें और फिर मैं तुरंत डायरेक्ट संबंध बताऊंगा। तो मैंने कंडीशन दी आपको वही वाली, y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो y बराबर एक्स स्क्वायर मैंने कंडीशन दे दी आपको। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए। अब यहाँ पर ये एलिमेंट लिख दिया, x का लिख दिया। अब ये किससे जुड़ेगा इधर जाके, तो आपने बोलना ये x का यहाँ पर 1 रख दीजिए, कितना होगा 1 का स्क्वायर 1। तो इन एलिमेंटों को क्या बोला जाता है, y के एलिमेंट। तो y का मान कितना आ गया 1। तो ये 1 किससे जुड़ा हुआ होगा जाके, 1 से। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। चलिए ये आ गया। फिर उसके बाद 2 उठाओ,
अब दो, ये दो किससे जुड़ा हुआ होगा? तो आपने बोलना है सर ये दो जो जुड़ा हुआ होगा, पहले यहाँ पर रखिए एक्स का मान कितना आ गया, दो, दो का स्क्वायर चार, तो चार से जुड़ा हुआ होगा। चार इसमें है नहीं है? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 30 लिखा हुआ है, चार भी है, तो ये जुड़ा हुआ है किससे? चार से। ओके, अब उसके बाद यहां से उठाइए कितना, तीन। तीन देखिए, तीन इसमें किससे जुड़ा हुआ है? बी वाले सेट में, और बी वाले सेट को क्या नाम दिया जा रहा है हमने? बाई। तो ये जो तीन है वो एक्स का मान है। अब देखते हैं वाई का मान कितना आएगा। तो यहां पर तीन रखिए, तीन तिया नौ, नौ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें नौ होगा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, नौ कहीं ना कहीं होगा। चलिए हमारे लिए नौ होगा, ठीक। अब उसके बाद इसमें से उठाइए चार, उठा लिया चार। अब ये चार जो है वो किसी से जुड़ा हुआ होगा या नहीं होगा, देखते हैं। तो चार एक्स का मान आएगा, यहाँ पर रखिए, बाई का मान कितना आ जाएगा? 16। 16 होगा नहीं होगा? तो आपने बोलना बिल्कुल होगा, क्योंकि 30 तक लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब आ गया ये भी। फिर पांचवा, अब मुझे बताएं ये पांच एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा, तो आप तुरंत बता दो सर हाँ बिल्कुल होगा। पांच किससे होगा? 25 से। तो यहां पर 5 को 25, ये एक रिलेशन आया इन दोनों सेटों में। क्या रिलेशन आया? ये किस कंडीशन के अकॉर्डिंग? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। समझ में आई या नहीं आई बात? बिल्कुल आई होगी। ये एक संबंध है। संबंध का मतलब मैंने आपसे बार बार बता दिया है कि संबंध क्या होता है? पेयर में लिखे हुए दो एलिमेंट्स के बीच कनेक्शन होता है, वो जिस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं वही कनेक्शन क्या है? संबंध है। ओके, अब इसके बाद जस्ट बाद हमारे पास तीन टॉपिक आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं? डोमेन, रेंज, क्या आता है? डोमेन, रेंज, कोडोमेन। हिंदी में बोलेंगे इसे प्रांत, परिसर और सह प्रांत। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रांत, और यहां पर लिख रहा हूं परिसर, और यहां पर लिख रहा हूं सह प्रांत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, इसे बोलते हैं कोडोमेन। ठीक, तो अब ये तीन क्या क्या होते हैं भाई साहब? एक बात बता दूं, अगर ये तीन चीजें नहीं आती हैं ना आपसे, तो समझ लो आप कुछ नहीं सीखे हैं। ठीक, तो इन तीनों चीजों को सीखना जरूरी है। तो मैं आपसे ये कहूंगा भाई साहब, ये जो प्रांत है वो कौन से एलिमेंट होंगे? तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि प्रांत जो होगा वो सेट ए के वो एलिमेंटों का समूह होगा जो एलिमेंट कनेक्टेड है। जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। तो अगर मैं इन दोनों सेटों में प्रांत लिख दूं तो प्रांत क्या होगा? 1 2 3 4 5। सेट ए के वो एलिमेंट जो कनेक्टेड हैं, एक बार बोलो, सेट ए के वो एलिमेंट जो कनेक्टेड हैं क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। तो यहां तो सारे के सारे कनेक्टेड थे इधर, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। अब परिसर, परिसर किसे कहते हैं? परिसर कहते हैं ये जो एलिमेंट होते हैं, परिसर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? सेट बी के वो एलिमेंट जो कनेक्टेड हैं। सेट बी के वो एलिमेंट जो कनेक्टेड हैं क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। तो सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड थे? एक तो एक था, एक चार था, और एक कितना था? 9 था, 16 था, 25 था। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। और अब बात आती है कोडोमेन की। तो कोडोमेन में कौन से एलिमेंट होते हैं? सेट बी के एलिमेंट होते हैं, और कौन से? सारे। सेट बी के कौन से एलिमेंट होते हैं कोडोमेन में? सारे सेट बी के, जो कनेक्टेड हैं वो भी, जो कनेक्टेड हैं वो भी, जो कनेक्टेड हैं वो भी, जो कनेक्टेड नहीं है वो भी होते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब 1 2 3 डॉट 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 30 तक। ठीक, अभी मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूं। प्रांत सेट ए के वो एलिमेंट्सों का समूह है, वो एलिमेंट्सों का सेट है जो कनेक्टेड होते हैं। परिसर सेट बी के वो एलिमेंट्स का समूह है जो कनेक्टेड होते हैं। सह प्रांत सेट बी के
सभी एलिमेंटों का समूह है, चाहे वो कनेक्टेड है चाहे वो कनेक्टेड नहीं है। देखो आ गया ना, आ गया। अब अगर रिलेशन में देखना चाहो तो रिलेशन में देख लोगे कि जो आगे आगे लिखे हुए हैं वो क्या है, प्रांत में आएंगे। जो पीछे पीछे लिखे हुए हैं वो क्या आएंगे, वो रेंज में आएंगे। और इसे देखने के लिए आपको सेट बी में जाना पड़ेगा। सेट बी के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, सह प्रांत कहलाएंगे। ओके, आई थिंक आई होप ये चीज जो मैंने बताई है ना, ये भूलना मत। और अगर भूल गए तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। चलिए आगे बढ़ें फिर। हाँ, अब आते हैं हम संबंधों के प्रकार पे। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने संबंध पढ़ा, संबंध क्या होता है क्या नहीं होता है। अब पढ़ेंगे संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आते हैं हम। देखिए संबंध जो होते हैं वो कई सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट संबंध है वो मैं कर पा रहा हूँ, जो तुम्हारी यूज होने वाले, जो तुम्हारी 12th क्लास में पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला संबंध आता है तत्समक संबंध। क्या आता है भाई, तत्समक संबंध, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। समझ गए। अब आइडेंटिटी रिलेशन को समझने के लिए मुझे एक सेट लेना पड़ेगा। एक सेट लिया मैंने 1,2,3। चलो इतना ही ले लें, ये 4 ले लेते हैं। चलिए 4 ले लिया। अब यहां से एक संबंध निकालते हैं। चलिए एक संबंध लिखता हूं मैं। तो आप मुझसे बोलोगे कि संबंध के लिए 2 सेट चाहिए, है ना। तो मैं आपको बताऊं, जब आपको केवल एक ही सेट दिया हो तो सेट बी जो होता है वो भी यही होता है। जो सेट बी होगा वो भी यही होगा। तो इसका मतलब अब मैं, मेरे पास 2 सेट हो गए, सेट ए भी यही है सेट बी भी यही है। तो सेट बी भी क्या होगा, यही होगा। तो यही लिख दो इधर ही। तो यहां पर कितना होगा 1,2,3,4। तो इन दोनों सेटों में से, मतलब इस सेट में से एक संबंध ले रहा हूं मैं। 1,2, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। अब इतना ही रखा मैंने, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर ये जो संबंध आया है इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आया। हाँ बिल्कुल आया यार, करके देखो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट 100% ये एलिमेंट, ये जो पेयर है उसमें मिलेंगे जरूर। तो ये मैंने संबंध निकाल लिया, और किस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाला मैं नहीं बता रहा हूँ, मगर मैंने निकाल लिया ये। अब मुझे ये बताना है कि ये तत्समक संबंध है या नहीं है। तो तत्समक संबंध क्या होता है, तत्समक संबंध वो होता है जिस जिस संबंध के अंदर सारे के सारे डबलेट्स लिखे हुए होते हैं। डबलेट्स बोले तो 1 1, यहां पर भी 1 होना चाहिए। यहां पर डबलेट्स का मतलब हम सकल, डबलेट्स का मतलब हम सकल, ये भी हम सकल, ये भी हम सकल, ये भी हम सकल। तो अगर सारे के सारे हम सकल लिखे हुए हैं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन है, तत्समक संबंध है। और अगर सारे के सारे डबलेट्स नहीं लिखे हुए हैं तो वो तत्समक संबंध नहीं होगा। कहने का मतलब ये तत्समक संबंध है तो हाँ है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। एक रिलेशन और बताता हूं आपको, ये बताइए मुझे। हाँ तो क्या बताइए, अगर मैंने यहां पर ये संबंध लिखा 1,1, 2,2, 3,3, क्या ये संबंध आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या ये संबंध तत्समक संबंध है। तो आपने बोलना है कि सर है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं तो बोलूंगा इसमें कि भाई साहब इसमें डबलेट्स तो मौजूद हैं लेकिन सारे के सारे डबलेट्स मौजूद नहीं है, क्योंकि 4 एलिमेंट्स आ रहे थे तो 4,4 भी आना चाहिए था। तो 4,4 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक, अब एक रिलेशन और लिख रहा हूं इसे क्लियर करने के लिए। वो कौन सा, 1,1, 2,2। यार यहाँ पर क्या 2,2 आता, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे डबलेट्स नहीं है, नहीं है ना इसमें, मतलब 4,4 नहीं था, ये 1,2 गलती से लिख देते, यहाँ पर क्या था 2,2 ही था। तो एक रिलेशन और लिख रहा हूँ बेटे, कौन सा, ये लिख रहा हूँ देखिए 3,3, 4,4, 1,2, ये रिलेशन लिखा। तो आपसे बोलूंगा कि भाई ये बताओ ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आपने बोल देना कि सर ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि सारे के सारे
डबलेट्स मौजूद हैं। अब मैं बोलूंगा नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे डबलेट्स तो मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ एक और एलिमेंट आ गया, वो परेशान कर रहा। तो अगर एक ज्यादा एलिमेंट भी है ना डबलेट्स के अलावा, तो समझो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में सारे के सारे डबलेट्स होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, समझ गए? तो इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में आपने क्या सीखा? सारे के सारे डबलेट्स होने चाहिए, सारे के सारे होने चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए, और डबलेट्स के अलावा कुछ और भी ना हो। समझ में आई कहानी? तो आइडेंटिटी रिलेशन आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा दूसरा संबंध, जिसका नाम है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए पहले इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी में याद आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन, इसका नाम होता है हिंदी में स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं भाई साहब अपने आप से तुलना करना। क्या करना? स्वतुल्य मतलब स्व का मतलब अपने आप, और तुल्य मतलब तुलना करना। स्वतुल्य अपने आप से तुलना करना। तो इसे समझने के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा? एक सेट लेना पड़ेगा। ले लिया हमने 1,2,3,4। ठीक। अब इस सेट में से मुझे एक रिलेशन बनाना है, वो रिलेशन बनाते हैं। चलिए, आप फिर बोलेंगे सर सेट लेने के वो सॉरी रिलेशन बनाने के लिए हमें दो सेट चाहिए। तो मैं बोला हूँ यार, अगर आपको एक सेट दिया हुआ है तो आप घबराए ना, जो बी सेट होता है वो भी यही होता है। दोनों सेटों का काम एक ही सेट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक रिलेशन लिख रहा हूँ 1,1, 2,1, 3,3, 4,4, एक ये लिखा। और दूसरा रिलेशन लिख रहा हूँ 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 1,2। एक रिलेशन और लिख रहा हूँ 1,1, 2,2, 3,3, और यहाँ पर 2,1। एक रिलेशन और लिख दें क्या? हाँ, 1,1, 2,2, 3,3। अब देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। तो इसके लिए बताऊंगा कि संबंध के अंदर सारे के सारे डबलेट्स मौजूद होने चाहिए। डबलेट सारे मौजूद होने चाहिए, और कुछ और होगा तो चलेगा, ठीक है, कुछ और भी होगा चलेगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ और था तो नहीं चल रहा था। हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे डबलेट्स चाहिए थे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे डबलेट्स चाहिए होते हैं, और कुछ और भी होगा तो चलेगा, तब भी हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। तो इसका मतलब ये बताएं, ये स्वतुल्य संबंध होगा? तो आपने बोलना है कि सर हाँ ये स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे डबलेट्स हैं। डबलेट्स मतलब इसमें चार एलिमेंट्स से, चार एलिमेंट्सों के डबलेट्स चार ही होंगे, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। ठीक है, ये स्वतुल्य संबंध है। ये है तो इसमें देखते हैं सारे के सारे डबलेट्स मौजूद हैं, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, और 1,2 भी आ गया। तो हाँ, मुझे कह देना कि सारे के सारे डबलेट्स होने चाहिए, उसके अलावा कुछ और भी होगा तो चलेगा। तो ये एक्स्ट्रा आ गया तो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। अब उसके बाद हमारा भाई साहब ये आता है कि ये जो बताना है कि स्वतुल्य संबंध होगा या नहीं होगा। तो यहाँ 1,1, 2,2, 3,3 और 2,1। तो आपने बोलना है कि सर इसमें सारे के सारे डबलेट्स नहीं है, कुछ और लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहला तो सारे के सारे डबलेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर डबलेट्स नहीं है, 4,4 नहीं था, तो इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ये 1,1, 2,2, 3,3 ये स्वतुल्य संबंध होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो आपने बोलना है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 4,4 भी होना चाहिए था। आई थिंक, आई होप जिस कंटेंट से, जिस मैं तरीके से बता रहा हूँ आपसे, आई होप ये समझ में आ रहे होंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं तो यार कमेंट करके बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो यार एक काम करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, तो अभी हमारा हमने दो संबंध सीख लिए, दो और रह गए। अब तीसरा संबंध जो होगा हमारा वो कौन सा होगा? देखिए, वो हमारा होगा सममित संबंध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम
सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब इसे समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसमें इसे समझने के लिए भी क्या चाहिए, इसे समझने के लिए भी हमें एक सेट चाहिए। सेट ले लिया 1,2,3,4। अब यहां से मैं रिलेशन लिखता हूं। इस रिलेशन का एग्जैक्ट मतलब बताऊं कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर पेयर हो लेकिन उनके उल्टे भी मौजूद हो, ठीक है। कैसे, देखिए यहां से मैं एक रिलेशन निकाल के लिख रहा हूं। रिलेशन कैसा आएगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, मतलब अगर एक सेट है तो वही होता है बी सेट, वही होता है ए सेट, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से क्या आता है, रिलेशन आता है। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये रिलेशन लिख रहा हूं मैं, क्या देखिए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 1,2, 2,1। एक रिलेशन और लिख रहा हूँ 1,1, 2,2, 3,3, 2,1, 1,2। फिर उसके बाद एक रिलेशन और लिख रहा हूँ 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। ये आ गया। फिर उसके बाद लिखना चाहिए मुझे और या नहीं चाहिए, चलिए लिखते हैं 1,1, 2,2, 3,3, ये लिख दिया। अब ये सममित संबंध होंगे अगर इसके अंदर जो पेयर लिखे हुए हैं, जो जोड़े लिखे हुए हैं, अगर उनके उल्टे भी मौजूद हुए तो ये सममित संबंध कहलाएंगे, अगर नहीं हुए तो नहीं कहलाएंगे। देखते हैं। तो मैं देखता हूं यहां पर 1,1, 1,1 का उल्टा मौजूद है कहीं, तो आपने बोलना है 1,1 का उल्टा मौजूद का मतलब ये खुद ही उसका उल्टा है। मतलब उल्टे का मतलब होता है इस वन को उठा के इधर लिख दो, इस वन को उठा के इधर लिख दो, तो ये खुद का उल्टा है, ये भी खुद का उल्टा है, ये भी खुद का उल्टा है, ये भी खुद का उल्टा है। हाँ ये नहीं है। 1,2 का उल्टा है, हाँ है 2,1। क्या 2,1 का उल्टा है, हाँ है क्या 1,2। तो इसका मतलब सभी के उल्टे मौजूद हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सममित संबंध होगा, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब ये देखिए इसका भी उल्टा मौजूद ये खुद है, इसका भी उल्टा ये मौजूद खुद है, इसका भी उल्टा है ये खुद ही है, इसका उल्टा है ये है, इसका उल्टा ये है, तो ये भी सममित संबंध है। अब देखिए ये इसका उल्टा यही है, इसका उल्टा यही है, इसका उल्टा यही है, इसका उल्टा यही है, तो इसका मतलब ये भी सममित संबंध है। अब देखिए इसका उल्टा यही है, इसका उल्टा यही है, इसका उल्टा यही है, इसका मतलब ये भी सममित संबंध है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 1,2 लिख दिया और ये क्लोज कर दिया, तो ये क्या संबंध सम्मित होगा, तो यहां तक के तो उल्टे मौजूद थे लेकिन 1,2 का उल्टा मौजूद है, 2,1 है यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब अब ये सम्मित नहीं होगा। समझ में आई कहानी। कहने का मतलब ये है कि ए कोमा वी अगर रिलेशन में है, ये का मतलब ये इसमें बिलोंग करता है, ये इसमें है, इस बिलोंग का मतलब ये होता है ये इसमें है, तो वी कोमा ए भी होना चाहिए, तो वी कोमा ए भी होना चाहिए, ठीक। समझ में आ गया। और स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा ए मतलब सभी, सभी ए कोमा ए, या फिर मैं एक्स और वाई में बात कर रहा था, तो एक्स कोमा वाई अगर इसमें है तो वाई कोमा एक्स भी इसमें होना चाहिए। सारे के सारे एक्स कोमा एक्स मौजूद हैं किसमें, आर में, रिलेशन में, तो वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। अगर ये कंडीशन है तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। अब लास्ट हमारा रिलेशन बचा हुआ है कौन सा, बताओ आप, संक्रामक, ठीक। तो संक्रामक को समझेंगे। चौथा जो पॉइंट हमारा संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध समझने के लिए वो भी हमें एक सेट लेना पड़ेगा। देखिए क्या ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू 1,2, 3,4। एक यहां से संबंध निकाल ले रहे हैं। देखिए इस संबंध के लिए एक कंडीशन, दोनों संबंधों के लिए कंडीशन ये थी एक्स कोमा वाई, सारे के सारे एक्स कोमा वाई मतलब सबके सब डबलेट्स होने चाहिए रिलेशन में, तब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर एक्स और वाई इसमें रिलेशन में है, जो रिलेशन बनाए थे उसमें हैं, तो वाई कोमा एक्स भी होना चाहिए, मतलब उनके उल्टे ही मौजूद होने चाहिए। इसके लिए कंडीशन जो होती है मैं लिखवा रहा हूं, देखिए अगर एक्स कोमा वाई है कहां पर, आर में, और एक और वाई कोमा जेड है उस रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए,
तो एक्स कोमा जेड भी उसके अंदर होना चाहिए। एक्स कोमा, देखो एक्स कोमा वाई और वाई कोमा जेड दोनों रिलेशन के अंदर हैं, तो एक्स कोमा जेड भी होना चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा, तब संक्रामक संबंध कहलाएगा। कहने का मतलब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई संक्रामक संबंध को बताने के लिए। अब ये हम क्या समझेंगे, ये समझेंगे हम इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेके। तो इसे समझने के लिए हमने इस सेट में से एक रिलेशन बताना है। देखिए क्या, ये थोड़ा रिलेशन समझना टिपिकल पड़ता है लेकिन हम समझेंगे जरूर। एक रिलेशन बता रहा हूँ, जैसे 2,3, यहाँ पर 3,4 लिख दिया और यहाँ पर 2,4 लिख दिया। ये जो लिखा गया है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से लिखा गया है। अब बताना है कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं है, तो ये वाली कंडीशन लगाते हैं। इसे मानिए एक्स कोमा वाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई कोमा जेड। क्यों, क्योंकि ये पेयर कहाँ पर खत्म हुआ था 3 पर, और ये पेयर 3 से स्टार्ट हुआ है, एक्स कोमा वाई वाई कोमा जेड। ठीक है, इसे हमने बाई तभी माना जब ये 3 से शुरू हुआ, नहीं तो इसे बाई नहीं मानते, समझ रहे हो। तो अब एक्स कोमा वाई भी इसके अंदर है, वाई कोमा जेड भी इसके अंदर है, तो ये बताओ एक्स कोमा जेड क्या 2,4 इसके अंदर है, हाँ है। तो इसका मतलब एक्स कोमा वाई और वाई कोमा जेड भी है और एक्स कोमा जेड भी है, तो इसका मतलब ये संक्रामक संबंध होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ठीक, होगा नहीं होगा। अब अगर चलिए एक संबंध और ले लेता हूं, क्या 2,3, 3,4, 2,4 और यहां पर 1,2 ले लो। ठीक, अब ये बताओ ये संक्रामक संबंध है या नहीं है, तो देखते हैं। चलिए चलो एक्स कोमा वाई ये मिल गया, ये वाई जेड मिल गया, मिल गया। क्या एक्स जेड है, क्या 2,4 है, तो आपने बोलना है बिल्कुल है 2,4। इसका मतलब यहां पर कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब उसके बाद इसे मानिए एक्स वाई, क्या बाई एक्स वाई मिल गया, क्या बाई जेड है, अभी तो बाई जेड देखना है। क्या 3 से शुरू होने वाला कोई पेयर है यहाँ पर, नहीं है, तो इसका मतलब इसे छोड़िए। यहाँ पर 2,4 एक्स कोमा वाई, तो वाई से शुरू होने वाला कोई, मतलब 4 से शुरू होने वाला यहाँ पर कोई पेयर है, नहीं है। चलिए इसे देखिए, यहाँ पर देखते हैं एक्स कोमा वाई, क्या 2 से शुरू होने वाला पेयर है, हाँ है, वाई कोमा जेड। तो अब देखिए एक्स कोमा वाई भी है, वाई कोमा जेड है, तो एक्स कोमा जेड है, एक्स कोमा जेड मतलब 1,3 है, इसमें 1,3 नहीं मिल लिया, तो इसका मतलब ये संक्रामक संबंध नहीं है, ये संक्रामक संबंध नहीं है। ओके, ये कंडीशन आपने समझी। कहने का मतलब सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, सारी पेयरों में फुलफिल हो रही हैं, और एक पेयर में अगर फुलफिल नहीं हुई तो वो रिलेशन नहीं होता है जिसकी हम बात करते हैं कि संक्रामक भी नहीं होगा। अगर संक्रामक की कंडीशन एक पेयर ने फुलफिल नहीं की तो संक्रामक नहीं होगा। अगर एक पेयर ने सम्मित की कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो मतलब कोई एक पेयर नहीं कर रहा हो, सारे के सारे कर रहा हूँ, कोई एक पेयर नहीं कर रहा हो, तो वो वाला संबंध नहीं होता है। अब एक तो ये कंडीशन है इसकी, और एक कंडीशन क्या है इसके संक्रामक होने की, कि मतलब सारे के सारे एलिमेंट ए मतलब एक्स वाई की फॉर्म में हो, एक्स वाई की फॉर्म में हो, कोई ना कोई भी एलिमेंट वाई जेड वाला मिले ही ना, सारे के सारे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई मिले। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताया कि 1,1 एक रिलेशन लिखा, और 2,2 लिखा, 3,3 लिखा, 4,4 लिख दिया। चलिए ठीक, अब ये रिलेशन एक इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मैंने निकाला। अब ये बताना संक्रामक है या नहीं है, तो या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अगर ये वाली नहीं हो रही है तो कौन सी होनी चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स ए बी की फॉर्म में लिखे हों, कहने का मतलब एक्स वाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक वर्ड और नया यूज कर रहा हूँ, सारे के सारे साइलेंट हों, मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो सारे के सारे साइलेंट ही तो होंगे। कहने का मतलब एक्स वाई हो गया ये, तो क्या बाई से शुरू होने वाला है कोई एलिमेंट, नहीं है ना। बाई से शुरू होने वाला एलिमेंट है, मतलब 1 से शुरू होने वाला एलिमेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब ये साइलेंट हो गया, ये साइलेंट। अब देखिए ये एक्स वाई मान लिया, क्या बाई से शुरू होने वाला कोई पेयर है, मतलब 2 से शुरू होने वाला कोई पेयर है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए एक्स वाई मानिए, क्या इसके अलावा कोई दूसरा पेयर है जो 3 से शुरू हो रहा हो, जहां पर ये खत्म हुआ है वहां से शुरू हो रहा हो, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी साइलेंट हो गया। यहाँ देखिए एक्स वाई इसे मानिए, तो यहाँ पर
कोई दूसरा पेयर है जो 4 से शुरू हो रहा हो, तो आपने बोलना है नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। अगर सारे के सारे पेयर साइलेंट हैं तो वो भी क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। सारे के सारे पेयर अगर एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं, कहने का मतलब सारे के सारे पेयर साइलेंट हैं, तो वो क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। आई थिंक, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और समझ में आ रही है तो यहाँ से मैं कुछ आपको संबंध देता हूँ जो आपको मुझे बताने हैं कि भाई कौन सा संबंध इनमें रिफ्लेक्सिव है, कौन सा संबंध इसमें आइडेंटिटी है, कौन सा संबंध इसमें सिमेट्रिक है, कौन सा संबंध इसमें ट्रांजिटिव है। मैंने संक्रामक संबंध को इंग्लिश में नहीं बताया, क्या कहते हैं इसे, ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से मैंने क्या काम किया है, एक सेट लिया है ए, कितना 1,2,3,4, इसमें से कुछ संबंध लिखे हैं, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ संबंध लिख दिए। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये बताना है कि क्या ये संबंध मतलब कौन कौन से हैं, या आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, या फिर ट्रांजिटिव है, या फिर तुल्यता संबंध है, वो आपको बताने हैं। तो चलिए, पहली बात तो आप क्या काम करिए, वीडियो को रोकिए और खुद इन रिलेशन को खुद अपने आप एनालाइज करिए कि ये रिलेशन कौन कौन सा होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी होगा, तत्समक होगा, तो आपने बोलना नहीं होगा, क्योंकि तत्समक के लिए सारे के सारे डबलेट्स चाहिए होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 डबलेट्स लिखे हुए हैं, चौथा है ही नहीं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं एक और रिलेशन लिख देता हूँ, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ये। तो चलिए अब ये बताएं कि पहला जो रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, पहला रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आपने बोलना है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या चाहिए होता है, सारे के सारे डबलेट्स हों, उसके अलावा कुछ ना हो। तो यहाँ तो सारे के सारे नहीं है, यहाँ तो 3 है, 3 डबलेट्स लिखे हुए, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव की कहानी ये थी कि सारे के सारे डबलेट्स हों, 100% होने चाहिए, और कुछ ज़्यादा भी होंगे तो चल जाएगा। तो इसका मतलब तो इसमें सारे के सारे डबलेट्स हैं नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्री के लिए क्या होता है कि एलिमेंट्सों के उल्टे मौजूद हों। 1,1 खुद का उल्टा है, 2,2 खुद का उल्टा है, 3,3 खुद का उल्टा है, इसका मतलब सारे के सारे उल्टे मौजूद हैं, यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, एक्स कोमा वाई है, उसके अंदर वाई कोमा जेड है, तो एक्स कोमा जेड भी होना चाहिए। या फिर एक कंडीशन कौन सी, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं, मतलब सारे के सारे पेयर जो हैं साइलेंट हैं, तो वो भी क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पर बताएं ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो देखिए ये एक्स बाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कोई एलिमेंट है जो 1 से स्टार्ट हो रहा नहीं है, फिर इसलिए ये भी एक्स बाई की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या कोई दूसरा एलिमेंट्स ऐसा है जो 2 से शुरू हो रहा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ये भी अगर एक्स वाई माने इसे भी, तो अब ये बताओ कोई सा पेयर है यहाँ पर जो वाई से शुरू हो रहा हो, मतलब 3 से शुरू हो रहा नहीं है, तो सारे के सारे जो पेयर हैं वो क्या है, साइलेंट हैं। तो इसका मतलब साइलेंट वाला जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है, मतलब संक्रामक होता है। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी, केवल और केवल डबलेट्स मौजूद हैं सारे के सारे, तो वो क्या कहलाता है, वो सारे के सारे रिलेशनों को फुलफिल करता है। कैसे, ये बताएं। ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आपने बोलना बिल्कुल है, सारे के सारे डबलेट्स मौजूद हैं, होगा। रिफ्लेक्सिव है, हाँ होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन सारे के सारे डबलेट्स हों और ज़्यादा भी हों तो चलेगा, लेकिन कंडीशन सारे के सारे डबलेट्स होने चाहिए, वो हैं इसमें। ठीक हो गया। अब इसमें जो पेयर लिखे हुए हैं उनके उल्टे लिखे हुए हैं, तो भाई साहब डबलेट्स खुद के उल्टे होते हैं। 1,1 खुद का उल्टा है, 2,2 खुद का उल्टा है, 3,3 खुद का उल्टा है, 4,4 खुद का उल्टा है, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए भाई साहब सारे के सारे अभी अभी मैंने बताया था आपको, सारे के सारे जो होंगे
एक्स बाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं, सारे के सारे साइलेंट हैं क्योंकि इनका जो दूसरा पेयर है मिल ही नहीं रहा। पेयर का मतलब एक्स कोमा वाई तो मिल रहे हैं लेकिन वाई कोमा जेड नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब सारे के सारे साइलेंट हैं। तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, मतलब संक्रामक होगा। तो आपने एक चीज समझी कि अगर कोई ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सारे के सारे डबलेट्स मौजूद हैं, वो आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। आप कहेंगे सर आप इस बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये है नहीं है, तो यहां से यहां तक तो देखें तो डबलेट्स सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन डबलेट्स के अलावा कुछ और भी आ गया। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है भाई साहब, ऊपर रुक जाओ एक मिनट। हाँ यहां पर देखिए, यहां से यहां तक क्या है, ये डबलेट्स लिखे हुए हैं लेकिन कंप्लीट सारे के सारे डबलेट्स नहीं है। और आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि सारे के सारे डबलेट्स होने चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे डबलेट्स छोड़ो, इसमें सारे के सारे डबलेट्स भी नहीं है और एक्स्ट्रा सा कुछ और भी आ गया, तो इसका मतलब ये है ही नहीं क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि भाई साहब सारे के सारे डबलेट्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा। तो एक्स्ट्रा तो था चल जाता, लेकिन सारे के सारे डबलेट्स नहीं है, 4,4 नहीं है यहाँ पर, तो ये भी क्रॉस। ठीक, अब क्या सिमेट्रिक रिलेशन है ये? तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, जितने पेयर लिखे हों उनके उल्टा मौजूद होना चाहिए। तो यहां तक के उल्टे तो हैं, यहां देखिए 1,2 2,1 है, 2,1 का 1,2 है, उल्टा है, तो इसका मतलब ये भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, यहां से यहां तक तो क्या है, यहां से यहां तक तो सारे के सारे क्या है, डबलेट्स मौजूद हैं। तो जहां तक डबलेट्स मौजूद होते हैं वहां तक हमें देखना नहीं होता। ठीक है, उसके आगे वाले एलिमेंट्स को देखा करिए। देखिए एक्स कोमा वाई है, ठीक, वाई कोमा जेड है, बिल्कुल मिल गया। देखो ये 1,2 था, 2 से स्टार्ट होने वाला ये मिल गया। तो अब क्या 1,1 है। तो अब मुझसे कहोगे कि सर एक्स कोमा वाई ये भी था, ये भी था, इसे ले लेते वाई कोमा जेड। तो चलो मैंने ले लिया, वाई कोमा जेड ले लिया, तो 1,2 है। तो अब मैं आपसे बताऊं, जो इन डबलेट्स के अलावा जो एलिमेंट जो पेयर होते हैं उनसे कंपैरिजन करिए। जो अलग वाले एलिमेंट पेयर होते हैं उनकी कंपैरिजन इससे ना करें, क्योंकि इससे कंपैरिजन करोगे तो वो तो कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो जो अलग वाले एलिमेंट होते हैं उनसे कंपैरिजन कीजिएगा। यहाँ पर जो एक्स को वाई आया, वाई को जेड आया, क्या 1,1 है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। सही है। अब देखिए यहां से यहां तक डबलेट्स मौजूद हैं लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव होगा, सारे के सारे डबलेट्स सही हैं, उसके आगे कुछ और भी हो तो चलेगा, ये हो गया। उसके बाद क्या ये सिमेट्रिक होगा? यहां से यहां तक डबलेट्स थे, डबलेट्स जो होते हैं खुद के उल्टे होते हैं, खुद के उल्टे होते हैं, इसका मतलब यहां से यहां तक की कंडीशन तो फुलफिल होती है। यहां से आगे देखिए 1,2 का उल्टा है, 2,1 है, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखिए, यहां से यहां तक तो देखना ही नहीं है ट्रांजिटिव के लिए। आगे देखिए एक्स कोमा वाई है, वाई कोमा जेड है, तो एक्स कोमा जेड मतलब 1,1 इसमें मौजूद है, तो आपने बोलना है बिल्कुल है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। ये देखिए क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए भाई साहब डबलेट्स चाहिए, डबलेट्स तो कोई भी नहीं यहाँ पर, ये भी क्रॉस। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्स के लिए भी सारे सारे डबलेट्स चाहिए होते हैं, तो ये भी नहीं है। देखिए अब उल्टे मौजूद हैं सबके सबके, 1,2 का 2,1 है, नहीं है, ये भी क्रॉस। ट्रांजिटिव का देखिए एक्स कोमा वाई, क्या वाई कोमा जेड है, मतलब 2 से शुरू होने वाला नहीं है, तो ये भी किसकी फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में, तो ये भी साइलेंट हो गया, मतलब ये भी किसी से नहीं जुड़ लिया और ये भी किसी से नहीं जुड़ लिया। तो साइलेंट वाले जो पेयर होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव हो गया ये। लास्ट वाला देखिए एक रो से, एक रो से का मतलब भाई साहब पता है क्या है, एक रो से का मतलब है इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, एक ए और लिखकर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो करूंगा उस प्रोडक्ट में देखना है सब में क्या आइडेंटिटी रिलेशन होगा, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डबलेट्स तो मौजूद होंगे लेकिन उसके अलावा कुछ और भी होगा। ठीक है, बहुत सारे होंगे। रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि सारे के सारे डबलेट्स होने चाहिए, बाकी और भी हो तो चलेगा। क्या सिमेट्रिक होगा? वो भी होगा, क्योंकि जब हम ये लिख रहे हैं तो सबके सबके डबलेट सॉरी उल्टे मौजूद होंगे ही होंगे एक रोसे में। ट्रांजिटिव ये भी होगा। ठीक है,
अब बात आती तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध किसे कहेंगे? देखिए, एक ऐसा रिलेशन जिसमें तीन रिलेशन फुलफिल कर रहे हो। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन जिस रिलेशन में फुलफिल हो रहे हो तो वो रिलेशन कहलाता है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, जिस रिलेशन में स्वतुल्य, सिमेट्रिक मतलब सममित और संक्रामक है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो जिस रिलेशन में, तो वो रिलेशन कहलाता है तुल्यता संबंध। तो अब ये वाला तुल्यता संबंध है या नहीं है? इसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, रिफ्लेक्सिव वाली नहीं हो रही, तो इसका मतलब तुल्यता संबंध नहीं है। इस वाले में भाई साहब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव देखना है, ये तीनों के तीनों फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है। कौन सा रिलेशन? ये वाला रिलेशन। ये वाला रिलेशन देखिए, रिलेशन देखिए, तो ये वाला रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध नहीं होगा, तुल्यता रिलेशन नहीं होगा। अब उसके बाद ये देखिए, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, रिफ्लेक्सिव वाली भी, सिमेट्रिक वाली भी, ट्रांजिटिव वाली भी, तो इसका मतलब ये जो होगा तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता रिलेशन होगा। कौन सा वाला? ये वाला। ये देखिए, ये तो भाई साहब होगा ही नहीं, यहाँ पर तो केवल और केवल एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, और इसके लिए कितनी कंडीशन चाहिए? तीन कंडीशन चाहिए। ये वाली, इस वाली कंडीशन से कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ये देखिए, ये तुल्यता संबंध होगा नहीं होगा? हाँ, तीन कंडीशन चाहिए, ये वाली तीन कंडीशन ये हो रही हैं, इसका मतलब ये भी तुल्यता संबंध होगा। ओके, आई थिंक, आई होप जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, और जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और उसके बाद हम अब जो आएंगे 1.1 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आई थिंक, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।